नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी भारी गहमागहमी देखने को मिली। प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की भारी मुस्तैदी के चलते कांग्रेस का ये प्रदर्शन विधानसभा से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन और जनसैलाब से घबरा गई है, इसीलिए पुलिस बल का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। आज विकास हमारी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब सवालों के खिलाफ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो अपनी विपक्ष जब उनकी कमियों को सामने रखना चाहते हैं तो वो बचना चाहते हैं। उनके पास जवाब नहीं है, क्या जवाब देंगे? जो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। और जो बजट है निराशाजनक बजट है। ये 1,11,000 करोड़ का 1,11,000 करोड़ का बजट कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो 90% तो जो है नॉन प्लान का बजट है। सैलरी का है, जो विश्व बैंक का लोन देना है, रिजर्व बैंक का देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन देना है। 90% पैसा तो उसमें चला जाएगा। विकास के नाम पर तो 8 पैसा भी नहीं है, 8% भी नहीं है। इसे 111 करोड़ में 1,11,000 करोड़ में मुश्किल से जो है 100-200 करोड़ भी नहीं है विकास के। बिजली, पानी, स्कूल, उसके लिए जो है 100-150 करोड़ भी नहीं है। सब तो ये पैसा जो है नॉन प्लान का पैसा है। तो वैसे तो ये उत्तराखंड की जनता को लगातार इन्होंने पिछले 9.5 सालों में चला है इन्होंने, और आज सारे लोग परेशान हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन 11 संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखे गए और विधायकों ने दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई सवाल भी सदन में उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कैग रिपोर्ट को आधार बताते हुए सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही कैग की रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर बजट को लेकर जनता टीवी संवाददाता अरुण सैनी ने विधायक काजी निजामुद्दीन से खास बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन जी हैं। सर, आपने कैग रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, कई खामियां उसमें बताइए। क्या कुछ खामियां कैग रिपोर्ट में आपने देखी है? मैंने नहीं खामियां खड़ी की, कैग ने खामियां खड़ी कर रखी हैं। मैं तो उसको सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूँ। ये आज नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के कैग रिपोर्ट आई है और जिसमें सीधा बिंदु आता है कि गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान ना किया जाना। फिर आइए आप, हरिद्वार में नदी का जल गुणवत्ता लगातार 20 श्रेणी की बनी हुई है, ये कैग बोल रहा है। फिर आइए आप, लगातार लेखा परीक्षण में पाया गया कि यूकेपीसीबी
ने एनजीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूरी तरह अनदेखी की और एसटीपी की परवाह की गुणवत्ता का मूल्य MOIF एवं CC के मानकों के अनुकूल नहीं हुआ, और ये एनजीटी ने भी स्वीकार किया। फिर वो कहता है कि जो यहाँ पर लगातार वायलेशन वो बता रहा है, ये पढ़ लीजिए, हर सूरत से उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रयोगशालाएं का गैर मान्यता प्राप्त होना, मतलब अरबों रुपया नमामि गंगे में लग रहा है और महालेखाकार उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। मेरा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक ही आग्रह है, कम से कम गंगा के साथ तो ईमानदारी से पेश आइए, कम से कम गंगा जी के साथ तो सच्चे दिल से काम कीजिए। अगर इसमें भी कैग आपत्तियाँ हैं तो फिर कौन सा कागज़ ऐसा है, कौन सा आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें कमियां नहीं होंगी। तो मुझे तो इसको पढ़ते और सुनाते हुए भी बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कम से कम गंगा जी के बारे में हम सब लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ सरकार कम से कम अरबों रुपया जो नमामि गंगे का है उसको सही खर्च करे और गंगा जल की शुद्धता उतनी ही हो जितनी दुनिया के सनातन के लोग मानने वालों के दिल में पवित्रता गंगा जल को लेकर है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कई तरीके की बातें निकल कर सामने है, उसको लेकर के भी आपने कई चीज़ें रखी है। उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में हुई थी जिसमें तमाम उपलब्धियां बताई गई थी। देहरादून में प्रवेश हुई थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बात हुई थी। मैंने आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप देहरादून से आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बड़ा जो पॉइंटर है वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। देहरादून जैसे शहर की अगर हवा का AQI अगर 300 हो रहा है, 400 हो रहा है, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है। अगर गंगा जल के बारे में कैग रिपोर्ट की अच्छी नहीं आ रही है, ख़राब आ रही है, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात करते हैं, अगर 17,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हैं, किए गए हैं, 1700 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं पिछले 8 साल में, 9 साल में, जो पार्लियामेंट में जवाब मिला है सरकार के द्वारा, तो कौन से फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये सारे आंकड़े सिर्फ ये मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, कहाँ से ये लेकर आते हैं ये तो ऊपर वाला समझे। हमने तो कैग रिपोर्ट पढ़ी है, या ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ ये भी भारत सरकार के हैं। मेरे अब आगे देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सदन के अंदर चर्चा जो है वो होती है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनिक जनता TV भराड़ी से। उधर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी हो। उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा में केवल 32 कार्य दिवस ही हो पाए थे और इसीलिए उपलब्ध समय का उपयोग जनहित के सवाल उठाने में किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का स्पष्ट विजन नजर नहीं आया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को कांग्रेस चर्चा के दौरान सदन में उठाएगी। देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले, और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सदन बाधित न हो। हमारा प्रयास रहेगा और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होना है। जो मैंने कहा कि जो एक दस्तावेज है, जो एक दृष्टि होती है, सरकार का एक संकल्प दिखाई देता है और सरकार का एक विजन, सरकार की एक भविष्य की रूपरेखा दिखाई देती है। इसमें नितांत अभाव है। हम उन मुद्दों को भी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन मुद्दों को भी चर्चा के दौरान
उठाएंगे। उधर उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-27 का बजट पेश कर दिया है, जिसका आकार 1.11 लाख करोड़ रुपए है। बजट को लेकर जहां सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आंकड़ों का खेल करार दे रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि ये उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें कि युवाओं, किसानों, मजदूरों, गरीबों और खासकर के महिलाओं के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं और ये राज्य के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है, आकार में भी और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे बहुत ही संतुलित बजट है। इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और विशेषकर महिलाओं पर इस बजट का ज़्यादा फोकस है। उनके उत्थान के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये सतत समावेशी बजट है और निरंतर इसमें कई नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम इस बजट में दर्शाए गए हैं और महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम होने की संभावनाएं हैं और बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास की तरफ फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में और बजट 2026 और 27 मील का पत्थर साबित होगा। उधर आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और स्नान घाटों समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर मरम्मत और साथ ही अन्य कार्य भी तेजी से करवाए जा रहे हैं ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। दोनों धामों के लिए जो हाईवे हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, दोनों पे इस समय वाइडनिंग का काम चल रहा है। यमुनोत्री पे वाइडनिंग का काम हम लोग मार्च में क्लोज करेंगे। उसके बाद रोड का रिपेयर और रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ करेंगे। गंगोत्री में वाइडनिंग अभी नहीं चल रही है, जो पुराने रोड है उसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो इन दोनों कामों में इस समय मार्च तक का हम लोगों ने टाइम दिया है, प्लस 10 दिन और मानेंगे। अप्रैल 10 तारीख तक ये सारी चीज़ें पूर्ण कर जिस स्थिति में यमुनोत्री हाईवे में जो नया कटा है रास्ता, वाइडनिंग जहाँ पे हुई है वहाँ पे अभी ब्लैक टॉप नहीं होगा, अभी वो मेंटेन होगी। इस यात्रा का बाद उसको फिर हम लोग ब्लैक टॉप करना और बचे हुए एरिया को वाइडनिंग करना प्रारंभ करेंगे। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब यात्रा के समय से पहले जो एजेंसीज हैं, चाहे NHA चाहे BRO, दोनों अपडेटेड हैं और पुरानी एजेंसीज हैं और काफ़ी समय से वो इस काम को कर भी रहे हैं कि यात्रा के दौरान जो प्रेशर होता है उसको हमें रिलीज़ करने के लिए रोड को प्रॉपर रखना होता है, ना कि उसको अव्यवस्थित। तो वो जानते हैं, उसी तरह से काम भी कर रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटम जो है, लास्ट डेट है वो हमारा 30 मार्च है, 31 मार्च, और थोड़ा हम अगर समय बढ़ाते भी हैं तो 1 वीक और उससे ज़्यादा, अप्रैल 10 तारीख तक, उस अवधि तक सड़कों का स्थिति पर्याप्त तरीके। हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वहाँ की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था के बारे में सब कुछ आपसे उनसे निवेदन किया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि सही समय पर हम वहाँ की पानी, बिजली और सारी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे और मुझे आशा है कि जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे और 15 अप्रैल तक ये सब काम हो जाने चाहिए, जिससे कि जब कपाट खुले तो यात्रियों को सुविधा हो सके। तो फिर मैं इस मामले में जिलाधिकारी महोदय को पुनः मिलूंगा और निश्चित तौर पे यात्रा अच्छी चले, इन शुभकामनाओं के साथ सारे लोग इस पर जुड़े हैं रोजगार से। तो माँ भगवती गंगा की तरफ से यात्रा चारों धाम की अच्छी चलेगी। जय गंगा मैया की। और यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
उधर आपको बता दें, काठगोदाम में नरीमन तिराहे से गौला पुल तक चल रही सड़क चौड़ीकरण कार्य का देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग पर मौजूद अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और शेष अतिक्रमण भी हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब विद्युत विभाग द्वारा पोल शिफ्टिंग और सीवर लाइन बिछवाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि लगभग 50% पूरा हो चुका है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर डबलीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, जो नारीमन से गोला पुल हमारा स्ट्रेच है, ये नेशनल हाईवे के अधीन है और इसमें एनएचएआई के द्वारा फंड्स जो है वो लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। इसका लगभग जितना भी इंक्रोचमेंट था वो रिमूव कर दिया गया है, कुछ रह गया था उसको आज हटाया गया है और इसमें कुछ यूटिलिटीज़ शिफ्ट होनी है, जिसमें खासकर यूपीसीएल के विद्युत पोल्स हैं, उनको कहा गया है कि कल से इसको काम शुरू करेंगे और हफ्ता 10 दिन में से पूरा करेंगे। साथ ही जमरानी खंड के भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो 20 तारीख तक हटाने की तिथि नियत की गई है। जल निगम के द्वारा यहाँ पर सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जो लगभग 50% पूरा हो चुका है, उसे भी हफ्ते 10 दिन में पूर्ण करने का उनको निर्देश दिया गया है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इसकी सड़क को नए सिरे से बनाने के लिए ग्रेडिंग और उसकी सरफेसिंग का काम किया जाएगा, ताकि सीजन से पहले लोगों को इसका लाभ मिल सके। सर, कुछ डिमोलेशन भी यहाँ किया गया है, वो क्या था? इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं जिसको लेकर हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाए थे और जो बचा हुआ था उसको हटाया गया है और आगे भी अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी रोड वाइडनिंग की तो उनको भी हटाया जाएगा। उधर आपको बता दें, रामनगर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोरों पर अचानक से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 3 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई, जिनमें से कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके चलते एक मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। औषधि निरीक्षक डॉक्टर अर्चना उप्रेती ने बताया कि कुछ दवाओं के सैंपल्स भी लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज हमारे द्वारा चोरपानी में और इधर रामनगर मेन मार्केट की तरफ कुछ मेडिकल स्टोर की औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक मेडिकल स्टोर में एनआरएक्स जो ड्रग्स थे उनका सही तरह से उनका सेल परचेस नहीं मेंटेन था और लाइसेंस में जो चीज़ें मेंशन थी वो मौके पे नहीं मिली, तो जिसके क्रम में उसको हमने बंद कराया है और स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। दूसरा मेडिकल स्टोर रामनगर मेन सिटी में, जहां पर जो फार्मासिस्ट थे वो उपलब्ध नहीं थे और बहुत ही अस्वस्थकर कंडीशंस में दवाओं को रखा गया था, जिसके क्रम में और वहां पर भी हमने 3 सैंपल भी लिए दवाओं के, जो कि जांच के लिए भेजे जाएंगे रुद्रपुर लैब में। इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर हमने यहाँ पर होलसेल का देखा है, तो इनमें भी जो भी अनियमितताएं हैं इनके क्रम में उनको अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए डिपार्टमेंट में कहा गया। उधर एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के बीच अब कुमाऊं मंडल में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई हैं। बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था पर सख्त नजर रखी जाएगी और अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम लोगों को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। और देखिए, आपका कंसर्न सही है और मेनली मुझे लगता है कि जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसको लेके पैनिक करें या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं, गैस की होर्डिंग करते हैं, फिर उसको बढ़े हुए रेट्स पे बेचते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेके मैंने एक तो डीएसओस को, डीएम्स को और विशेषकर केएमबीएन, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देख रही है, उसको डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो गोदाम से माल निकलता है उसका मिलान, सेकेंडली जहाँ पे ठेकेदार हैं या अथवा निगम भी खुद कर रहा है उसमें जो रूट है इसका, उन गाड़ियों पे जीपीएस लोकेशन कहाँ पे कितनी देर रुक रही है, यदि कहीं पे ऐसी कोई संभावना बनती है कि सिलेंडर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या उससे रिफिलिंग हो रही है, इसको चेक किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि छोटे सिलेंडर्स में गैस भर के बेचते हैं, बहुत सी पॉपुलेशन को जिनके पास कनेक्शंस नहीं होते उनको दिए जाते हैं,
उन पे भी इस बीच छापेमारी की जाए। और जो हमारा गोदाम है, जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं गोदाम हमारे, उन पे सब जगह सीसीटीवी हमारा एक्टिव मोड में रहे। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की कोई पैनिक आप ना करें। ये एसेंशियल सप्लाईज हैं और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ये आपको टाइमली मिले। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।